चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन का, है ना। हम ये देखें कि चूंकि सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं तो सभी में सेलुलर रिस्पायरेशन लगभग लगभग एक जैसा होता है। ठीक है। फर्क कहां पे आता है? फर्क आता है कि किस प्रकार से उस सेल तक, उसके सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। ठीक है। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उसी को ऑक्सीजन चाहिए, और जो एनारोबिक है उसको ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई? उसको तो ऑक्सीजन का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन किस प्रकार से मिलेगा, इसी का चर्चा हम लोगों को करना है। इसका चर्चा करेंगे यूनिसेलर में, प्लांट में, फिश में, और फाइनली अपने आप में, ह्यूमन बीइंग में। ठीक है। इतना कुछ हम लोग को पढ़ना रह गया है। क्लियर? चलिए, एक और चीज जो हम लोग देखते हैं कि जो सांस लेने का प्रोसेस है, इसको हम लोग रिस्पायरेशन नहीं बोल सकते। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। इट इज नॉट द रिस्पायरेशन। इस प्रकार से ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन का भी डिफरेंस है जो पूछा जाता है। जब हम लोग ह्यूमन बीइंग में आएंगे, स्टडी करना शुरू करेंगे तब, है ना। तो आपके नोट्स में देखिएगा तो वहां पे रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग का भी डिफरेंस लिखा हुआ होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का डिफरेंस लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो जितना भी टेबुलेट किया हुआ डिफरेंस है ना, वो सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दोज। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिसेलुलर से, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होना हो। एरोबिक रिस्पायरेशन होना हो से मतलब क्या हुआ हमारा भाई? तो एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन चाहिए उसको। और अगर ऑक्सीजन चाहिए तो किस प्रोसेस के थ्रू? रौनक का रिप्लाई पहले ही आ गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो किस प्रोसेस के थ्रू वो लेगा? डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो ये नहीं कि 9 में पढ़ करके उसका एग्जाम दे करके 10 में पहुंच गए तो 9 वाला चीज भूल जाना है। ठीक है। 10 तक पहुंच गए हैं तो पहला से लेकर 10वां क्लास तक सब कुछ आपके पास होना चाहिए, साउंड नॉलेज। ठीक है। तो डिफ्यूजन पता है हम लोगों को, मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल, एनी पार्टिकल, एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इट्स वर्ड लगाना मस्ट है। ठीक है। बार बार हम बोलते हैं कि बिना इट्स वर्ड लगाए आपका करेक्ट नहीं होगा, है ना। जैसे अगर एयर का बात करते हैं, ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का जिस तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन है उधर से उसका मूवमेंट उस तरफ होगा जिधर ऑक्सीजन का कम कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो ऑक्सीजन का ही मूवमेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने ही लो कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है ना। चलिए, तो अगर बात करते हैं किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो यूनिसेलुलर में सबसे आसान हमको लगता है कोची बनाना भाई। कोची है ये? क्या बना दिया ऐसे फटाक से हम लोग? अमीबा बना दिए, है ना। सबसे आसान ऐसे ही बनाना। यूनिसेलुलर जहां पे आ जाए फट से अमीबा बना करके समझा देने का, चाहे समझ लेने का, चाहे एग्जाम में पूछा है तो एग्जाम्पल दे देने का। ठीक है। एकदम जो बना दो, जैसे बना दो, सब सही, बिकॉज इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है। तो चलिए, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये अमीबा, इसमें बात करते हैं हम लोग कि इसमें ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा इसके सेल तक। ठीक है। जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहा है, सपोज कि पानी में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है तो पानी में रहता होगा ना। एक्वेटिक है तो पानी में रहता है। तो इसके बॉडी के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है। ज्यादा होता है, हाउ? क्या बाहर में से ही ज्यादा होता है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है लगातार। किस प्रोसेस में? किस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है ये सेल? रिस्पायरेशन में बालक। ठीक है। रिस्पायरेशन में, तो रिस्पायरेशन में अगर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है इसके पास तो कमी तो रहेगी ऑक्सीजन की, हमेशा रहेगा कि नहीं? तो अंदर में ऑक्सीजन कमी रहेगा, मतलब कि बाहर में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो बाहर में ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो इस ऑक्सीजन का मूवमेंट अपने आप बाहर से अंदर की ओर होगा। बाय विच प्रोसेस? डिफ्यूजन। चलिए, अंदर में रिस्पायरेशन चल रहा है,
रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो रेस्पिरेशन के बाद कौन सा गैस बनेगा? कौन सा गैस बनता है रेस्पिरेशन में? CO2 बनता है। हाँ, तो सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा ना, ठीक है। लगातार CO2 बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो ढेर मनी CO2 हो जाएगा, बहुत सारा CO2 हो जाएगा। तो ये बहुत सारा CO2 हो जाएगा, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन काफी कम है, 0.03%, है ना। यानी कि अगर इस CO2 का बात किया जाए तो सेल के अंदर CO2 ज्यादा है और बाहर में CO2 है कम, तो CO2 का मूवमेंट सेल से बाहर की ओर, सिंपल, बाय विच प्रोसेस? अगेन डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस यूनिसेलुलर में हो, अब मास्टर पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस यूनिसेलुलर में हो या मल्टी सेलुलर में हो, प्लांट में हो या एनिमल में हो या फिर ह्यूमन बींग में ही क्यों ना हो, हम लोग तो एनिमल हैं, सोशल वाला एनिमल है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस ऑलवेज अकर्स बाय विच प्रोसेस? डिफ्यूजन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस हमेशा, चाहे जिस ऑर्गेनिज्म का बात कीजिए, डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, एकदम हमेशा, याद कर लेना, इसको रट लेना, ठीक है। चलिए अगला चीज, एक्सचेंज का बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सचेंज का मतलब कुछ लेना और कुछ देना, ठीक है, समझे ना बात। तो यहां पे ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 दे रहा है, तो यहां भी एक्सचेंज है ना, क्लियर। कुछ ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं, यही तो एक्सचेंज कहलाता है। इस प्रकार से यूनिसेलर में, मल्टी सेलर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सभी में गैस का एक्सचेंज होगा तो वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, डन ना। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं हम लोग। दो चार आपके नोट्स में लिखे हुए होंगे कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम, जिनमें कैसे होता है, उतना डिटेल में उनके बारे में पढ़ना नहीं हम लोगों को, खाली नाम जान लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हो गया फिश, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी वाला, है ना। तो यही जो फिश है ना, कभी अगर आप गौर से फिश को देखे हो किसी एक्वेरियम में, तो देखिए कि हमेशा लगे जैसे वो पानी पी रहा है, पता नहीं कितना प्यासा ले रहा है भाई, है ना। लगातार वो पानी पीते ही रहता है, पानी पीते ही रहता है, मुंह से पानी पीते रहता है, और उसके बगल में यहाँ पे गिल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मुंह है मछली का, इसके बगल में क्या रहता है? गिल्स। उस गिल्स से लगातार पानी निकलते भी रहता है, ठीक है, समझे। इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी निकल रहा है। क्या होता है वहां पे, जब वो वाटर गिल्स के पास पहुंचता है या गिल्स से होकर के क्रॉस करता है पानी, है ना, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मछली के फिश के ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और जितना भी CO2 था मछली के ब्लड में, वो सब कहां पहुंच जाएगा? वाटर में। यहां भी कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, क्लियर। तो उसके गिल्स में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, जिससे होकर के पानी पास करते रहता है, और पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो मछली के ब्लड में चला जाता है। अब मछली के ब्लड में जो CO2 था वो पानी में आ जाता है, तो हो गया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए फिश का हम इसलिए नाम लिए क्योंकि फिश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि फिश में जो होता है ना ब्रीदिंग रेट, उसको ब्रीदिंग बोल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि वो ब्रीदिंग ही कर रहा है एक प्रकार से, पानी पी पी के ब्रीदिंग कर रहा है वो, तो उसको ब्रीदिंग बोला जा सकता है। तो फिश में जो होता है ना, ब्रीदिंग रेट काफी तेज होता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट क्या रहता है इसका? हाई रहता है। क्यों? किसके कंपेयर में भाई? हाई बोल रहे हैं तो किसके कंपेयर में ना बात करेंगे? तो किसी भी टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, हम लोग के कंपेयर में, ठीक है, उनमें ब्रीदिंग रेट काफी फास्ट होता है। उसका कारण क्या है? ठीक है, सिंपल सा कारण है, रोनित राज बहुत बढ़िया रिप्लाई किया, ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन का कम कंसंट्रेशन होता है, यानी कि पानी में ऑक्सीजन कम में है, ठीक है।
तो एक बार अगर वो ब्रीदिंग किया है तो बहुत कम ऑक्सीजन गया है उसके पास, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट है अच्छा खासा, एक्टिव है ना, एनिमल है तो एक्टिव ही है, तो उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और वाटर में ऑक्सीजन है कम, तो एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल समझना चाहिए हर चीज़ को। जैसे कभी कभार होता है कि हम लोग, सपोज कि आप 2-4 स्टूडेंट मिल करके बैठ के खा रहे हैं कुछ, ठीक है, एक कटोरा में कुछ लिए हैं, खीर या फिर भुंजा, कुछ भी, क्लियर। एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम लोग, ये वाला लिखना नहीं है बच्चा लोग। तो उस कटोरे में खीर रखे हुए हैं, मेरे पास एक बड़ा सा चम्मच है वो खीर खाने के लिए, है ना। हम एक चम्मच उठाए, बढ़िया से खाए, क्लियर। आपके पास 2-3 बच्चा सब था साथ में, सबको एकदम नन्हा मुन्ना चम्मच होता है ना, आइसक्रीम खाने वाला, देखिए, अगर वो आइसक्रीम खाने वाला चम्मच आपको दे दिया जाए और खीर खाने बोला जाए, ठीक है, तो जितना प्यार से हम एक बार ले करके चबाए, आप ऐसा कर पाएंगे क्या? ठीक है, आपको बार बार खाना पड़ेगा ना, कि अरे सर कहीं फिनिश ना कर दे, मार गपा गप एकदम दिए जाइएगा। स्पीड आपका तेज होगा कि नहीं होगा ना, स्पीड तेज। सिंपल सा चीज वही वहां पे होता है, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर में ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। एक बार गहरा सांस लेते हैं तो ढेर बनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चला जाता है। मछली के पास वही छोटा चम्मच है भाई सांस लेने के लिए, समझे। तब उसको एक बार में ढेर ऑक्सीजन जाएगा नहीं ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार 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 टका टक एकदम खाना पड़ेगा, यानी कि सांस लेना पड़ेगा, तो उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। तो सिंपल सा कॉज क्या हो गया इसका, ड्यू टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। डन यहां तक, ठीक है। नहीं, ऊपर कैसे लेगा वो, उसका गिल्स बिल्कुल स्पेसिफिक होता है पानी में ही लेने के लिए, ऊपर आके सांस नहीं ले सकता, बाहर निकालने। हाथ लगाओ डर जाएगी, अरे चुप गधा कहीं का, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, छोटा बच्चा भी जानता है। अब तुम बेवकूफ वाला सवाल कर रहे हो यहां पे, कहां देखे हो तुम? सांस नहीं लेता है, कुछ खाता है, ठीक है। और जहां तक डॉल्फिन या वेल लिखा था बच्चा लोग गधों, तो डॉल्फिन या वेल मछली नहीं होता, ठीक है, अधूरा ज्ञान है ये, मैमल्स हैं वो, क्लियर। देखो जो अच्छा अच्छा बच्चा अपना रिप्लाई कर रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, सुने हो किस्सा, तो अधूरा ज्ञान होगा तो सही छलकोगे बार बार, पूरा ज्ञान रखा रखा कीजिए। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग फ्रॉग का। अभी पानी में थे ना, अब आते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार का एनिमल, एम्फीबियन, नाम सुने हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन उसको बोलते हैं जो वाटर में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, दोनों जगह। तो फ्रॉग जब वाटर में रहता है वहां भी सांस ले लेता है आसानी से, और जमीन पे आता है तो यहां भी सांस ले लेता है आसानी से। कैसे, ठीक है, जब पानी में जाता है तो उसके पास मॉइस्ट स्किन है, स्किन के थ्रू, और जब जमीन पे आता है तो उसके पास लंग्स भी है, लंग्स के थ्रू, ठीक है, समझे बात यहां तक। तो एम्फीबियंस में स्किन, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स दोनों हो गए। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आता है और उसका स्किन भी मॉइस्ट नहीं होता। चलिए इसके बाद अर्थवर्म, अर्थवर्म देखें, केंचुआ, ठीक है, जमीन के अंदर घुसल रहता है, तो उसमें भी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही अपना रिस्पायरेशन करता रहता है, ठीक है, डन। स्नेक में स्किन के थ्रू नहीं होता है बच्चे। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या होता है, तो इंसेक्ट्स में आप पढ़े होंगे स्पैरकल्स होते हैं, ठीक है, स्पैरकल्स होते हैं,
या फिर बोल सकते हैं कि एयर ट्यूब्स भी उसको कहते हैं। तो स्पायरिकल्स या एयर ट्यूब्स के थ्रू वो सांस लेता है। जैसे कि हम लोग में एक ही छेद है ना सांस लेने के लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स में पूरे बॉडी में ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उसको चुलबुल पांडे गोलियों से भून दिया है, ठीक है। पूरे शरीर में छेद ही छेद। समझे? आगे आगे का डायलॉग हम नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक किस्सा करेंगे हम लोग प्लांट में, ठीक है। प्लांट में क्या है भाई, तो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैस दिन के टाइम में अलग होता है, रात के टाइम में अलग होता है। पहला चीज हमको ये जानना चाहिए, ठीक है। जैसे प्लांट में हमको एक चीज समझना होगा कि प्लांट में दोनों सेल ऑर्गेनल्स हैं। दोनों कहने का मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है और इसमें प्लास्टिड भी है, ठीक है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और इसी के अंदर प्लास्टिड भी है। दोनों चीज है ना इसके अंदर, और दोनों में अलग अलग प्रकार का रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों में अलग अलग प्रकार का रेस्पिरेशन प्रोसेस होता रहता है। और दोनों का जो प्रोसेस है ना एक दूसरे से काफी अलग कैसे है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जहां ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है, प्लास्टिड में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन वाले काम के लिए एक ठो नाम हम बताए थे, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए एक नाम हम बताए थे ना, एनाबॉलिक रिएक्शंस। वेरी गुड रौनक बतानी, है ना। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव काम के लिए भी एक नाम हम बताए थे, गुड, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन, यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन, एगो डिफरेंस वैसे ही समझ में आया। दूसरा चीज, अगर प्लास्टिड का हम लोग बात करें तो इस प्लास्टिड को काम करने के लिए कौन सा गैस चाहिए, क्या लेगा ये, CO2 लेता है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। इतना तो पता ही होगा। प्लास्टिड CO2 लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है और बदले में हमको ऑक्सीजन देता है। माइटोकॉन्ड्रिया उल्टा काम करता है, ये क्या लेता है भाई, ये ऑक्सीजन लेता है और हमको CO2 बना करके देता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, है ना। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज देखते हैं कि प्लांट में दोनों काम एक ही सेल के अंदर हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन बन रहा है और इसको ऑक्सीजन का जरूरत है, तो कहा नहीं बगले से ले ले, ठीक है। ये CO2 बना रहा है और इसको CO2 की जरूरत है, तो ये भी तो बगल से ही ले सकता है। एक ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बीच में एक्सचेंज चलता रहेगा। तभी से प्लांट सेल को बाहर से किसी गैस को लेने का जरूरत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का हम बात कर रहे हैं इसके हिसाब से, लेकिन प्लांट भी गैस लेता है, गैस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। एक सिंपल सा चीज आप लोग सुने होंगे, बोला जाता है कि रात में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में प्लांट CO2 देता है, ठीक है, और दिन के टाइम में प्लांट ऑक्सीजन देता है। मतलब कहीं ना कहीं जो थ्योरियां हम लगा रहे हैं कुछ तो लोचा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब उसी लोचे का हम लोग बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा होता है। तो यहां पे दो चीज, ठीक है। हाँ बट होता क्या है, होता यह है कि यहां पे हम लोग देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया अगर CO2 प्रोड्यूस करता है और ये CO2 यूज कर लेता है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन यूज कर लेता है, तो इसको अपने में एक्सचेंज करते रह जाना चाहिए था। इसको बाहर से ना कोई गैस लेना चाहिए ना कोई गैस रिलीज करना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्लांट दिन के टाइम में ऑक्सीजन देता है और रात के टाइम में CO2 देता है, मतलब वो गैस का एक्सचेंज कर रहा है। समझ में आई बात? क्यों ऐसा होता है उसका चर्चा हम लोग करते हैं, अब वो चीज समझते हैं। तो वो समझने के लिए पहला चीज हमको ये जानना चाहिए कि दोनों का ड्यूरेशन और टाइमिंग
अलग अलग होता है। ठीक है, क्या अलग होता है भाई? तो ये जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस वाला, कब होगा? दिन में कि रात में? डे टाइम में, जब सनलाइट अवेलेबल रहेगा। रिस्पायरेशन कब होगा? दिन में कि रात में? दोनों समय होगा बच्चे। क्वेश्चन में हमारा गलत था, ये दोनों समय होगा। ठीक है, 24 आवर्स रेस्पिरेशन का काम चलता रहेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस का काम एक खास समय में ही चलेगा जब सनलाइट प्रेजेंट। डन, पहला चीज। दूसरा चीज, प्लांट के केस में रेट ऑफ रिस्पिरेशन काफी स्लो होता है। ठीक है, प्लांट के केस में रिस्पिरेशन रेट बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे। अच्छा, रेस्पिरेशन रेट डिपेंड किसके ऊपर करता है? क्यों किसी ऑर्गेनिज्म में स्लो होता है, किसी में रेस्पिरेशन रेट फास्ट होता है ना? पहले ये बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि कितना एनर्जी का जरूरत उस ऑर्गेनिज्म को है। जैसे हमारा ही रेस्पिरेशन रेट, आपका भी, हमारा बोल रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि खाली सरे का बात, हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बीइंग की भी बात करें हम लोग, तो हम लोग में रिस्पिरेशन रेट घटते बढ़ते रहता है। अभी नॉर्मल बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कब सांस ले रहे हैं, कब सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, वही अगर दौड़ा दिया जाए लगातार, ठीक है, तो हमारा ब्रीथिंग रेट, रिस्पिरेशन रेट दोनों तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है। इस छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर रिस्पिरेशन रेट डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर हुआ? रिस्पिरेशन रेट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लांट का बात कर रहे थे हम लोग, तब प्लांट दौड़ता है, खेलता है, कूदता है कि स्कूल जाता है? कुछ नहीं करता है, यहां तक कि वो मूव भी नहीं करता, बेचारा पड़ा हुआ है। तो उसका फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, तो उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट बेहद कम। जो उसको थोड़ा बहुत जिंदा रहने के लिए, डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी करने के लिए जरूरत चाहिए एनर्जी का, उतना ही उसको चाहिए भाई। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी तो करता नहीं, इसलिए उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट बेहद कम होने की वजह से रेट ऑफ रिस्पिरेशन काफी कम हो जाएगा ना। डन यहां तक? फोटोसिंथेसिस का रेट, फोटोसिंथेसिस का रेट उसमें ज्यादा रहेगा, तेज रहेगा। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिस्पिरेशन काफी कम रहेगा। अभी अब इन दोनों को मिला के हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं दिन के टाइम से। सुबह सुबह का मौसम है अभी, और उषा की पहली किरण, ठीक है, उषा की पहली किरण अभी आनी शुरू हुई है। ठीक है, जैसे उषा की पहली किरण आएगी, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। क्लियर? फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन तो अपने एक रिदम पे चल ही रहा है, उसका रेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो रेस्पिरेशन का रेट है कांस्टेंट एकदम। लेकिन फोटोसिंथेसिस पर रुका हुआ था रात के टाइम में। जब सुबह हुआ तब फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे सनलाइट तेज होता जाएगा, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ता चला जाएगा। रेस्पिरेशन रेट अगर बढ़ना शुरू होगा तो देखिए अब क्या होगा। रेस्पिरेशन रेट अगर बढ़ने लगेगा तो जितना इसको CO2 का जरूरत पड़ेगा ना, उतना सप्लाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे CO2 रिलीज कर रहा है। एग्रीड? एग्री हमारी बातों से कि माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे CO2 रिलीज करेगा। तो शुरुआत में तो थोड़ा बहुत देगा कि लो भैया CO2 चाहिए, ई लो, आओ चाहिए, ई लो। अभी बोलेगा हमरा आओ चाहिए, तो ये कर देगा सरेंडर कि भाई हमारे पास इतने सप्लाई है, बाकी कहीं और से मंगवा लीजिए। अब तो बाकी और कहां से मंगवाएगा वो? जितना थोड़ा बहुत मिलेगा जैसे ले लेगा, और बाकी एक्सेस वाला कहां से मंगाएगा? CO2 एटमॉस्फेयर से मंगाएगा ना। चलिए, इन सेम वे इधर से CO2 ले जा रहा है, इधर से ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन ये रिलीज करना शुरू करेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ले लेगा, ले लेगा ना, क्योंकि उसको भी जरूरत होता है ऑक्सीजन की, तो थोड़ा सा ही ले लेगा। तो ऐसे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा था। तो अरे ऑक्सीजन है भाई, दोनों हमको भी चाहिए, तो जितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा ले लेगा। लेकिन
आओ चाहिए ऑक्सीजन, आओ चाहिए ऑक्सीजन, आओ चाहिए ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन का रेट इसका ज्यादा हो जाएगा प्रोडक्शन का, अभी कर देगा सरेंडर कि भाई बहुत हो गया, अब ना हमको नहीं चाहिए ये सब। ठीक है, तो बोलेगा अब क्या करें एक्स्ट्रा, जो जो करना है करो। तो एक्स्ट्रा क्या कर देता है वो, जितने इसको जरूरत है रख लिया, उसको दे दिया, और बाकी जो एक्सेस वाला ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज कर देता है। किसके लिए, बाकी के एनिमल्स के लिए, हम लोगों के लिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर प्लांट को देखा जाए तो प्लांट अपना काम भर ऑक्सीजन रखने के बाद, अपना इस्तेमाल करने के बाद जो ऑक्सीजन एक्सेस हो जाता है ना, वही ऑक्सीजन हम लोगों को देता है और बोलता है कि जा मानव जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, और हम लोग जिंदगी जी रहे हैं भाई इसी ऑक्सीजन की वजह से। आजकल मारा मारी चल रहा है ऑक्सीजन को लेकर के। डन, तब दिन का खिस्सा खत्म, दिन का खिस्सा खत्म तो इसका काम भी खत्म। दिन में फोटोसिंथेसिस, सॉरी सॉरी, दिन का खिस्सा खत्म मतलब रात का खिस्सा शुरू हो गया ना, तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, रात का वक्त है, इसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का सप्लाई बगल से नहीं हो रहा था, ये फैक्ट्री हो गया है बंद, तो जितना भी ऑक्सीजन इसको चाहिए कितने से लेगा वो, एटमॉस्फेयर से लेगा। क्लियर, इसका जो भी CO2 का इस्तेमाल बगल के फैक्ट्री में किया जा रहा था, फैक्ट्री है बंद, तब ये CO2 किधर रिलीज कर दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो अगर रात का बात किया जाए तो यह है बात रात की और यह है बात दिन की। डन, तो रात के टाइम में ऑक्सीजन लेता है प्लांट, CO2 देता है, दिन के टाइम में CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, एक वक्त ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक वक्त ऐसा हो सकता है जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन दोनों हो जाए बराबर। क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन बराबर हो जाए तो उसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। दिन में 24 आवर्स में, दिन रात मिला करके 24 आवर्स में कितनी बार कंपनसेशन पॉइंट हो सकता है, करेक्ट पकड़ लिए आप लोग पॉइंट को, 2 बार हो सकता है। एक, जब रात से सुबह होना शुरू हुआ होगा उस वक्त, और दूसरा का जब दिन से रात हो रहा होगा उस वक्त। डन ना, क्लियर। तो प्लांट का खिस्सा ही खत्म, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपनसेशन पॉइंट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ठीक है, हर्ष राजगुप्ता, ये सब किंवदंतियां हैं कि कुछ प्लांट हर्ष में ऑक्सीजन देता है। साइंस के थ्रू देख लीजिए कखने देगा वो और काहे देगा वो, है ना। चलिए, ये तो हम लोग समझे यहां तक। प्लांट में एक और चीज आते हैं लेंटिसेल पे रौनक। प्लांट में एक और चीज, प्लांट में एक और चीज कमी है। कमी इस चीज की है, जैसे ह्यूमन बीइंग में बात करें ना, तो हम लोग में एक खास तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, और हमारा ब्लड है जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता रहता है। तो हमारे हर एक ऑर्गन को रिस्पायरेशन करने की जरूरत, सॉरी ब्रीदिंग करने की जरूरत, एक्सचेंज ऑफ गैस करने की जरूरत नहीं पड़ता। एक्सचेंज ऑफ गैस हमारे लंग्स में होता रहता है। ठीक है, क्लियर, हमारे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और वहीं से ऑक्सीजन को पिक करके ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता रहता है ना। यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे बॉडी में है पिगमेंट्स हैं या फिर फ्लूइड है। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ कोई एक खास तरह का पिगमेंट है, कोई खास तरह का फ्लूइड है जो पूरे प्लांट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता हो, ऑक्सीजन को कैरी करता हो। उसमें ये सिस्टम नहीं है। जब उसमें ये सिस्टम नहीं है तब प्लांट के हर एक पार्ट को, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज ऑफ गैस करना पड़ता है। जैसे लीफ अलगे करेगा, रूट अलगे, ब्रांच अलगे, स्टेम अलगे, ई ब्रांच अलगे तो ऊ ब्रांच अलगे तो ऊ ब्रांच अलगे, सब अलग अलग रिस्पायरेशन सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैस करता रहता है। तो इसमें हम लोग 3 को नाम याद रखेंगे। ठीक है, लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए। वेरी गुड, स्टोमाटा कन्हैया, करेक्ट है आपका आंसर, है ना। गार्ड सेल नहीं है प्रतीक, स्टोमाटा है।
क्लियर? छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा इज ओपन एंड क्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स। पोर का नाम है स्टोमाटा, उसको जो ओपन और क्लोज करने का काम करता है उस सेल का नाम है गार्ड सेल। समझे? चलिए, वैसे ही प्लांट के रूट में, प्लांट के रूट में एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? रूट हेयर्स। ठीक है, रूट में है रूट हेयर्स, हमको याद रहना चाहिए। क्लियर? तो ऊपर का बात कर ली, नीचे का बात कर ली। प्लांट के ब्रांच में, स्टेम में, वहां भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे लीफ में है ना स्टोमाटा छोटा छोटा पोर, वैसे ही जो स्टेम में, ब्रांच में छोटे छोटे पोर होते हैं, उसी का नाम क्या रखा गया? लेंटिसल्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बीइंग का। ठीक है? सब डिस्कस करेंगे बच्चे, यही तो पढ़ ही रहे हैं। ह्यूमन बीइंग वही हम आए कहाँ है? रौनक। ठीक है, अगले दिन हम लोग ह्यूमन बीइंग का बात करेंगे। आज यहीं तक हम लोग देखें, यहाँ तक क्लियर है? देखो, जितना हम बताएं उतना क्लियर है कि नहीं, है ना? और जो तुम डाउट अपने मन में पाल के रखे वो भी हम क्लियर किए कहाँ? वो तो हम बाद में क्लियर करेंगे ना बच्चे। तो जो हम बताना चाह रहे थे वहाँ तक क्लियर है तो बोलिए क्रिस्टल क्लियर, फिर अपने क्लास को हम लोग ऑफ किया जाए। इसमें कुछ डाउट है तो 1-2 मिनट और दे सकते हैं। और स्नेक अलगे पूछेगा, कोई एनाकोंडा अलगे पूछेगा, कोई और अलगे पूछेगा, गधा कहीं का। ठीक है, स्नेक में क्या होगा सर? तो एनाकोंडा में क्या होगा सर? तो गोहमन में क्या होगा सर? तो धामिन में क्या होगा सर? गजब बेवकूफ़ी है यार तुम लोगों का। अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, इसलिए हम ऐसा बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में हम थोड़े बोलेंगे। ठीक है, समझे? तो फिर जब सब स्नेक है, ये है। हाँ, टर्टल में देखिए क्या होगा। तो टर्टल में क्या है भाई? तो टर्टल रेप्टाइल्स है। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं दुनिया में, सभी में लंग्स होता है सांस लेने के लिए। ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं सभी में लंग्स होता है सांस लेने के लिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई है कि यहाँ गया और तुरंत 20 सेकंड हुआ कि बाहर निकल के आ जाता है। कुछ डाइवर्स होते हैं जो अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं और 1 मिनट 1.5 मिनट तक वो पानी के अंदर डुबकी लगा के रहते हैं, अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा लें तब। ठीक है, वेल का अगर बात करते हैं तो वेल के लंग्स का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा उसका लंग्स का कैपेसिटी है कि अगर एक भरपूर सांस ले ले तो 1 से 1.5 घंटे तक, ठीक है, वो पानी के अंदर डुबकी लगा सकता है। समझे? काफ़ी लंबे समय तक डुबकी लगा सकता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन जो देखे होंगे तो डॉल्फिन मछली नहीं है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं होता है। ठीक है, ये पता नहीं आता सर, मछली में ऐसा तो नहीं होता है सर, देखिए उसके ऊपर फुदकते रहता है तो ऊपर निकल के सांस लेते रहता है। ऐसा तो नहीं होता है। एकदम छोटा बच्चा जो है ना, अभी नर्सरी फर्सरी में जाना शुरू किया है क्लास में, उसको भी वो याद है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। काहे मर जाएगी वो? काहे मर जाएगी वो? काहे कि बाहर सांस नहीं ले सकती है। अब तुम लोग 10 में पहुंच के फिर से वही बेवकूफाना वाला सवाल। इंसेक्ट का बात किया था ना हर्षित राज, हाउस फ्लाई क्या है? इंसेक्ट है ना। ठीक है, गिल्स काम नहीं करेगा बाहर, जैसे हमारा लंग्स काम नहीं करता है पानी के अंदर। हम लोग पानी के अंदर चल जाएंगे अब पानी पीना शुरू कर दें तो लंग्स हमारा काम करेगा क्या? हाँ, जब हमारा लंग्स अंदर काम नहीं करेगा उसका गिल्सवा बाहर काहे काम करेगा भाई? स्पेशलाइज का मतलब यही होता है ना। ठीक है, जैसे कोई टीचर स्पेशलाइज है फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स में पढ़ाएंगे, बायोलॉजी थोड़े पढ़ाएंगे। और कोई है केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी थोड़े पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हर टीचर तो राजीव रंजन होता नहीं कि कुछ पढ़ा दे। चलो फिर बच्चा लोग, काफ़ी हो गया ऐसे मजाक लास्ट में। कल ओके, बाय बाय। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले थर्सडे को। ठीक है, इतने दिन में क्या करना है आपको? तो आपको हम नोट्स भेज चुके हैं ना, भेजे नहीं है? हम इसमें डाल चुके हैं टीचमिंट ऐप पे, हम भेजेंगे भी नहीं। तो टीचमिंट ऐप से उसको डाउनलोड कीजिए और लिखिए
और कोई बेवकूफ़ आपका मित्र जिससे डाउनलोड नहीं हो रहा है उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।